बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 12.1, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस ग्राफ, एक्सप्लेन। कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ द स्पेस, तो क्या वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, हमने एक्सप्लेन करना है आंसर। If in a given region of space the potential is same, that is V1 equal to V2 equal to V, then potential difference क्या होगा, डेल्टा V equal to V2 minus V1 equal to 0 होगा। यानी कि अगर किसी भी गिवन रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। पोटेंशियल सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के इक्वल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो माइनस ई डी के इक्वल होता है। तो ई इक्वल डेल्टा वी ओवर डी आ जाएगा, यहाँ से ई इक्वल आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डी के। डेल्टा वी हमने देखा है वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई डी है, वी टू की वैल्यू जीरो, माइनस जीरो ओवर डी आ जाएगा तो ये ई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सो इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.2, suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge, do electric field and the potential increase or decrease। सपोज करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। Electric field intensity and electric field potential at a point due to positive point charge is given as E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q over R square and V equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, दोनों के जो रिलेशन हैं, जो इक्वेशंस हैं वो हमने लिखी हैं। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इसमें वैल्यू है वो कांस्टेंट है और चार्ज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो E प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर के और यहाँ पे V प्रोपोर्शनल आएगा 1 ओवर आर के। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट व्हेन वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन R इंक्रीजेज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीजेज। यानी कि अगर रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दोनों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इनवर्सरी रिलेशन है दोनों के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12.3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो कैपेसिटर की प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इन ऑर्डर टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ चार्ज we use a unit positive charge as a test charge। हम ये चेक करने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ चार्ज, हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं टेस्ट चार्ज के तौर पर। इफ दिस टेस्ट चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द प्लेट इट शोज दैट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लेके जाएंगे किसके पास, जिस कैपेसिटर की प्लेट को हम चेक करना चाहते हैं। जब उसके करीब लेकर जाएंगे तो अगर वो उसको क्या करता है, मूव अवे करता है, तो क्या होगा कि वो प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट थी, हम उसके करीब एक पॉजिटिव चार्ज लेके गए, अगर वो उसको रिपेल करता है तो वो कैपेसिटर की प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर दूसरा केस होता है कि वो उसको अट्रैक्ट करती है तो वो नेगेटिव चार्ज होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12.4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेज ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। कि हमने फोर्स या फोर्सेज एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे देखनी है जब उसको कहाँ रखा जाए, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। और कौन सी पैरेलल प्लेट्स हों, फर्स्ट केस में दोनों पैरेलल प्लेट्स सिमिलर हैं और इक्वल चार्जेस हैं, उन दोनों प्लेट्स पे
सिमिलर हैं और इक्वल चार्जेस हैं, और दूसरे केस में अपोजिट और इक्वल चार्जेस हैं, यानी कि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्जेस इक्वल हैं। तो दोनों कंडीशंस हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है, व्हेन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन सिमिलर एंड इक्वल चार्ज प्लेट्स देन दिस चार्ज विल इन्फ्लुएंस टू फोर्सेज ऑफ रिपल्जन फ्रॉम ईच प्लेट। क्या हमने क्या किया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने सेंटर में रखा, दो हमारे पास चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दरमियान में हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये प्लेट भी इसको रिपेल करेगी और ये भी रिपेल करेगी, तो इसके ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई होंगी, फोर्सेज ऑफ रिपल्जन, एक F1 और दूसरी F2। These two forces will be same in magnitude but in opposite direction, so resultant force on the charge will be zero। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों प्लेट्स पे सेम थे, तो और लेकिन उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस वजह से ये चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। बी पार्ट क्या था, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें, एफ रिजल्टेंट इक्वल आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू F माइनस F इक्वल टू जीरो। यानी कि इस चार्ज पे जब दोनों सेम चार्जेस की प्लेट्स हों, सिमिलर और इक्वल चार्जेस की, तो उनके दरमियान जब पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जीरो होगी। इसके बाद जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में क्या होगा, when a positive point charge is placed between two oppositely and equally charged plates then this charge will be under the influence of two forces in which repulsive force by positively charged plate and attractive force by negatively charged plate। कि अगर हम इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को सेंटर में रखें और दो प्लेट्स हैं हमारे पास और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इस पॉइंट चार्ज पे इस प्लेट की वजह से रिपल्जन की फोर्स अप्लाई होगी और इस प्लेट की वजह से अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होगी, और दोनों फोर्सेज आप देखें एक ही डायरेक्शन में हैं। बोथ फोर्सेज विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हेंस रिजल्टेंट फोर्स विल बी सम ऑफ दी फोर्सेज। तो क्या है कि इनके ऊपर जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सम ऑफ दीज फोर्सेज होगी। यानी कि हम एफ रिजल्टेंट इक्वल लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू F प्लस F इक्वल टू 2F। तो फर्स्ट केस में रिजल्टेंट जीरो था और सेकंड केस में रिजल्टेंट 2F है, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को, इसकी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E हैज़ ओनली वन वैल्यू एंड डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू और डायरेक्शन सिर्फ एक होती है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन E could have more than one value and direction at that point which is impossible। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे क्रॉस करती हैं, अगर हम सपोज करते हैं वो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि E की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हैं, E की जो डायरेक्शन है वो एक ज़्यादा है उस किसी भी पॉइंट पर, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से जो आंसर है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, क्योंकि जो E की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे वो एक होती है और उसकी डायरेक्शन भी एक ही होती है। 12.6 है, if a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion। कि एक पॉइंट चार्ज Q है, उसका मास m है, उसको रिलीज किया गया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, जिसमें फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो सेम है। विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगी। ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्व्ड लाइन होती है। हेंस ए पॉइंट चार्ज
when placed in a non-uniform electric field will follow the field line। तो जो वो पॉइंट चार्ज जो प्लेस रखा जाएगा जो कहाँ पे रखा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फॉलो करेगा फील्ड लाइन को। देयरफॉर इट्स पाथ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। 12.7 है, is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over the surface। क्या जो E की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी इनसाइड दी रबर बैलून, जो स्फेरिकल रबर बैलून है, जबकि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस बैलून की सरफेस पे। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E in this case will be zero because phi E equal to Q over epsilon naught। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q over epsilon naught की इक्वल होता है। Since no charge is enclosed by the balloon, that is Q equal to zero। जब Q की वैल्यू जीरो इधर पुट करेंगे तो epsilon naught phi E equal to zero आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो बैलून था, बैलून की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जबकि बैलून की इनसाइड जो एरिया है वहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, तो वहाँ पे E भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि फाई इक्वल टू E डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो, फाई इक्वल टू E डॉट ए होता है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो था, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो है, तो एरिया तो कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता, बैलून के अंदर एरिया तो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि E ज़ीरो है, तो E क्या होगी, बैलून के अंदर ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.8 है, is it true that Gauss's law states that the number of lines of forces crossing any closed surface in a outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? हमने ये स्टेटमेंट देखनी है कि ये ट्रू है या नहीं। According to Gauss's law, total flux equal to 1 over epsilon naught total charge enclosed by the closed surface। ये Gauss's law का फार्मूला है कि Gauss's law के मुताबिक अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो टोटल फ्लक्स इक्वल आ जाता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो फाई ई इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। Hence, flux passing through the closed surface is always equal to the positive charge enclosed by it. Lines of force will be readily moving away from closed surface containing the charge. तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 12.9 है, Do electrons tend to go to region of high potential or of low potential? इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज प्लेट लो पोटेंशियल टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हाई पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा मूव करते हैं, मूव अवे करते हैं किससे, नेगेटिव प्लेट चार्ज से, लो पोटेंशियल से, और पॉजिटिव प्लेट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे हाई पोटेंशियल की तरफ। अब ऐसे भी देखें तो ये डायग्राम की मदद से, ये हमारे पास एक प्लेट है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, दूसरी पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके दरमियान हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लेट इसको रिपेल करेगी और वो प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके बाद और किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।